नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं SSC MTS की 13 नंबर की क्लासेस। आई होप आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। भारत जी के ये मेरी आईडी है ना, अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी आईडी थी। मेरी टेक्निकल टीम ने थोड़ी उल्टी घुमा दी है। बाकी मेरी आईडी है अंजलि भारत जी के 0968। तो आप मुझे इस पे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाइएगा और दूसरा आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है अपना, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इतिहासकार, देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया है प्रथम यूनानी इतिहासकार। अगर प्रथम यूनानी राजदूत आपसे पूछा जाए तो फिर इसका आंसर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। पर यहाँ आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? प्रथम यूनानी इतिहासकार आपसे पूछा गया है तो आ जाएगा हेरोडोटस। ये क्या है? प्रथम यूनानी इतिहासकार है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम यूनानी राजदूत तो क्या आ जाएगा इस जगह? ये आ जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था मेगस्थनीज? तो ये आता है चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है मेगस्थनीज। तो दोनों ही क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक नई संवत चलाने का यश प्राप्त है? विक्रम संवत चलता है। अभी देखा जाए तो 2076 में अपन जी रहे हैं, पर चल क्या रहा है? 2023 चल रहा है। वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। ये है नया संवत। तो नया संवत चलाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो वो जाता है लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन, ये भाई ऐसे ही सेन नहीं है, ये क्या है? एक राजा है। क्या है? राजा है लक्ष्मण सेन। कहाँ के राजा? तो ये थे बंगाल के राजा। बंगाल के राजा। अब आप बोलोगे बंगाल के तो नवाब हुआ करते थे, राजा कहाँ से हो गए? अरे आप देखिए ना, मुगल ये सारा खिलजी विलजी, ये सिरोजुद्दौला, ये सारे नहीं आए। उससे पहले तो राजा महाराजाओं का ही शासक हुआ करता था ना। तो क्या है, यहाँ पे बंगाल के ये राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सेन। और इन्हीं के राज दरबार में एक कवि हुआ करता था। कवि, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और उस कवि को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पर उस कवि के राजा को आप नहीं जानते थे। तो वो राजा कौन आ जाएगा? सॉरी, ये कवि कौन आ जाएगा? तो कवि आ जाएगा जयदेव। जानते हैं ना आप सभी, जयदेव। और इनके द्वारा रचित पुस्तक के बारे में काफी समय आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो जयदेव क्या लिखते हैं? जयदेव के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम पदावली गीत गोविंद। पदावली गीत गोविंद किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है जयदेव ने। इसी से थोड़ा सा डिफरेंट, पदावली की जगह अगर कवितावली आ जाए तो वो तुलसीदास जी की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये एक। त्रिपिटक तो ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है किस धर्म से? ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। सॉरी, त्रिपिटक जुड़ा किससे हुआ है? ये त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से। यानी कि बौद्ध धर्म का अगर सबसे पवित्र ग्रंथ की मैं बात करूं तो वो आ जाएगा त्रिपिटक। और त्रिपिटक के अंदर क्या लिखा हुआ है? सिद्धार्थ के बारे में वर्णन किया गया। अब आप बोलोगे सिद्धार्थ कौन था? तो सिद्धार्थ वही महात्मा बुद्ध, आप जानते हो ना, उनकी पत्नी यशोधरा और उनका बेटा राहुल, उनको रात के अंधेरे में वो छोड़ के निकल जाते हैं। क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, बहुत बड़े भिक्षु बनते हैं। तो उनके जन्म से लेके जब इन्होंने क्या किया है, एक बहुत बड़े क्या है, महावीर बने ये। तो जन्म से लेके महापरिनिर्वाण
महापरिनिर्वाण तक की पूरी गाथा किसमें लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है त्रिपिटक ग्रंथ के अंदर। चलिए, अगर नेक्स्ट आपसे पूछा जाए धर्म, जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक का नाम क्या है या सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो जैन धर्म की आ जाएगी समय सार। समय सार क्या है? समय सार इनका सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाएगा। सिख धर्म की, अगर मैं सिख धर्म की बात करूं तो सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा आ जाएगा? सिख धर्म का आ जाएगा दशम। क्या आ जाएगा? दशम धर्म ग्रंथ। अब दशम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बारे में गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में वर्णन किया गया है। अगर आपने सिखों के दसों गुरु अच्छे से पढ़े हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो कितने नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट है हिंदुओं की अगर मैं बात करूं तो हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पवित्र ग्रंथ आ जाएगा वेद। इसके अलावा तो श्रीमद् भगवत गीता, पुराण, रामायण, ये सारी चीजें तो है ही सही, पर अगर सबसे पवित्र ग्रंथ या पुस्तक के बारे में पूछा जाए तो वेद आ जाएगा। और वेद कितने होते हैं? प्रमुख 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये क्या है? चारों के चारों वेद हैं। तो ये प्रमुख वेद हैं और इन 4 वेद में से एक है जादू टोलने वाला, ये क्या बोलते हैं उसको, तंत्र मंत्र की जो विद्या जिसमें मिलती है वो वाला वेद है अथर्ववेद। चलिए, नेक्स्ट है कलहण की पुस्तक का नाम बताइए। कलहण के द्वारा रचित पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया है तो कलहण लिखते हैं राजतरंगिणी। कलहण और राजतरंगिणी अण दोनों में आ रहा है तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि काफी समय क्या होता है जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, कि एग्जाम देने के लिए बैठ चुके हो, बहुत सी बार जो क्वेश्चन बनते हैं आते हैं फिर भी हड़बड़ाहट में क्या है गलती करके आ जाते हो, तो लॉजिक बना के चलोगे ना तो वो चीजें याद रखने में भी बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। तो कलहण की यहाँ पे बात करें तो राजतरंगिणी यहाँ पे आ जाएगा। अर्थशास्त्र एक और प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगर अर्थशास्त्र के बारे में आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं तो आ जाएंगे चाणक्य जी। कौन है ये? चाणक्य, कौटिल्य। वो छोटा सा बच्चा आता है ना चाणक्य, वो नहीं, वो दूसरे चाणक्य हैं जिन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। इंडिका की अगर मैं बात करूं तो इंडिका लिखते हैं ये अपने मेगस्थनीज जी। कौन लिखते हैं? मेगस्थनीज। और पुराण की अगर मैं बात करूं वेद पुराण, वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। वेद व्यास जी के द्वारा सारे 14 पुराण टोटल इन्होंने लिखे हैं। तो पुराण की अगर मैं बात करूं तो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। मेगस्थनीज की अभी मैंने बताई है इंडिका। क्या है? इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है, मेगस्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन आते हैं? हेन सांग आते हैं। कौन आते हैं? हेन सांग आते हैं। मेगस्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय। और ये फाहियान भी कौन है? ये भी एक चीनी यात्री हैं। और इत्सिंग क्या है? बौद्धिक यात्री के तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम आते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपकी एसएससी की एमटीएस की एग्जाम में कि इत्सिंग सर्वप्रथम कौन से राज्य में आया था? उत्तर प्रदेश के अंदर आया था। इसी प्रकार वास्को डी गामा का पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत की खोज करते हुए जब प्रथम बार भारत में कदम रखता है तो वो कौन से राज्य में आता है? तो वो केरल में आया था और वहां से क्या है मसाले लेके गया था। मैंने काफी समय बताया है जो मसाले उसने, एक उदाहरण तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो राशि अगर 100 रुपए में उसने यहाँ खरीदी तो वहां ले जाके उसने 1000 रुपए में बेच दिया। अब आप ही बताइए कितना मुनाफा उसने कमाया था। तभी तो क्या है भारत लूट चुका है, यानी कि सोने की चिड़िया जो हुआ करता था उसकी जगह बहुत सारे मतलब यूरोपीय आए, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज सभी ने क्या है भारत को लूटने का कार्य किया। और शुरुआत किससे हुई थी? वास्को डी गामा के थ्रू ही हुई थी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज इस वर्ष हुई थी।
हड़प्पा सभ्यता। देखिए इतिहास से संबंधित काफी क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में, इस वजह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज इतिहास के शामिल किए हैं। इतिहास में ज्यादातर सभ्यता पूछी गई है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा से संबंधित, पुराने जो विश्वविद्यालय थे उनसे संबंधित पूछा गया है, कोई खोज हुई तो उसके बारे में भी पूछा गया है। तो सारी चीजें है ना, आप अगर पूरी अंदर डीपली याद नहीं कर सकते तो मोटे मोटे तौर पे तो आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप नहीं भी आता है तो लॉजिक बना के कंप्लीट कर पाए। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज इस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की किसने थी और कब हुई थी? अगर मैं आपसे पूछूं तो 1921 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। और करते कौन है? तो ये करते हैं दयाराम साहनी। कौन करते हैं? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा क्या है, इसकी खोज की जाती है। राखलदास बनर्जी कौन थे, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, राखलदास बनर्जी के बारे में। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफा अधिकतर, अगर मैं बोलूँ ना कि रिपीटेड अगर कोई गुफा एग्जाम में पूछी गई है, उदयगिरी, खंडगिरी, अजंता एलोरा की गुफाएं, और कौन सी आ जाएगी? भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफा के बारे में आपसे पूछा गया है कि किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध किसके लिए है? गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो चित्रकारी इसमें बहुत पुरानी यहाँ की गई है, लगभग 250 ऐसे इंपॉर्टेंट चित्र हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर 250 बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट चित्र हैं कि उस समय भी ऐसे चित्रकारी हुआ करती थी। सो शैल चित्र भी अगर लिखा हुआ आ जाए कि शैल चित्र के लिए क्या है, भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। और अगर शैल चित्र नहीं आ जाए, इसकी जगह शैलाश्रय भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं भीमबेटका की, तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनने की संभावना है कि भीमबेटका को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को में इसको शामिल किया था ना, तो 2003 के अंदर क्या है, भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में क्या है, इसको शामिल कर लिया था। कहाँ पे है भीमबेटका की गुफा? तो ये आ जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीपों में धान की खेती का प्राचीनतम तमाम साक्ष्य किसके गुरुत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं? उपद्वीपीय, यानी कि पूरा से पूछा गया है धान के जो खेती के प्रमाण जो मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो ये हुए थे उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से ये प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, मैंने अभी बोला था ना कि इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिर से आ चुका है। और ये वाले वही क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में काफी समय रिपीट हुए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिर्फ आपकी एसएससी की एग्जाम में एक ही बार आया हो, हर लगभग एसएससी की काफी एग्जाम में आ चुका है। जैसे ये वाला भी मैं बोलूँ ना तो 8 से 9 बार आपकी एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी 10 से 15 बार रिपीट हुआ है। अगर यकीन ना हो तो 2011 के बाद जितने भी पेपर हैं उनको अच्छे से टटोल लेना, आपका जो भी है शक वो भी दूर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा राजस्थान के अंदर। और राजस्थान क्या है? शूरवीरों की भूमि है राजस्थान, यानी क्या योद्धा यहाँ पे रहते हैं। अकबर की स्वाधीनता इन लोगों ने कभी नहीं स्वीकारी। तो यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान की। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान के अंदर है। गुजरात में क्या है? लोथल है। क्या है? लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ चली गई है? पाकिस्तान के पास में चली गई है। चलिए आगे बढ़े। बाकी मध्य प्रदेश का तो अपन देख ही चुके हैं, भीमबेटका से संबंधित आता है। और उत्तर प्रदेश में धान के साक्ष्य मिले हैं इतिहास के तौर पे, तो चारों के चारों ऑप्शन का ऑपरेशन जो है हो चुका है। चलिए जैन धर्म से संबंधित एक और क्वेश्चन आपके सामने है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? देखिए सिखों के जो 10 के 10 गुरु हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जैन धर्म के प्रथम और अंतिम जो हुए हैं तीर्थंकर वो भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कितने हुए थे? तो टोटल हुए थे 24।
कौन हुए हैं? 24। 24वें तथा क्या है? 24वें तथा अंतिम 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन थे? तो कौन आ जाएंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी जो हैं ये क्या है? अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इसके अलावा अगर आपसे प्रथम पूछा जाए कि प्रथम कौन थे, तो प्रथम आ जाएंगे ऋषभ देव जी। कौन आ जाएंगे? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जी क्या है? प्रथम नंबर पे रहे हैं। और अंतिम की अगर मैं बात करूं 24वें महावीर स्वामी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध, इनका गुरु आपसे पूछा गया है, तो इनके गुरु का नाम था आलार कलाम। क्या है? आलार कलाम इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंदवंश। नंदवंश के पश्चात मगध पर शासन करने वाले राजवंश के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएंगे मौर्य वंश। कौन आ जाएंगे? मौर्य वंश। इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। किसने किया था? मौर्य वंश ने यहाँ पे शासन किया था। अब मौर्य वंश का तो हो चुका है, अब आपसे पूछा जाएगा मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन आ जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आ जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? ये इसके संस्थापक माने गए हैं मौर्य साम्राज्य के। अगर मैं आपसे पूछूं शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। मैंने सारे के सारे संस्थापक आपको पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में 2 नंबर कट हो जाएंगे, क्योंकि संस्थापक हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी आपकी एग्जाम चल रही है, उसके एनालिसिस तौर पे देखोगे तो देखने को मिल जाएगा। गुप्त वंश की अगर मैं बात करूं तो गुप्त वंश के कौन है? श्री गुप्त जी आ जाएंगे। श्री गुप्त जी। और अब आप मुझे कुषाण वंश के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख किसके द्वारा पढ़े गए हैं? तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा क्या है? ये शिलालेख पढ़े गए थे। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सातवाहन। क्या है? सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में, यानी कि पहले जब किसी और का शासन हुआ करता था तो उनके शासन में क्या है? स्थानीय अधिकारियों के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। उसके बाद में इनका वंशज आता है सातवाहन, तो ये मौर्यों के अधीन थे, यानी कि मौर्य काल जो रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का, उनके समय ये क्या है? उनके अधीन कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके आ जाएंगे? तो चरक किसके आ जाएंगे? तो चरक आ जाएंगे कनिष्क के। किसके आ जाएंगे? कनिष्क के। तो कनिष्क के क्या थे? राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल के शहर में स्थापित हुआ था। सूती वस्त्र, अभी तो बहुत सारे सूती वस्त्र कारखाने हो चुके हैं, देखिए जगह जगह ये क्या है? टेक्सटाइल लग चुके हैं। तो यहाँ क्या है? बम्बई, जो भी वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता था, उस समय क्या है? वहाँ पे सूती वस्त्र का मिल वहाँ पे लगा हुआ था। अभी तो अहमदाबाद, सूरत आप चले जाओ, बहुत अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा सूती वस्त्र के अंदर। नेक्स्ट है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर, यानी कि संपत्ति लेके जा रहे थे, उसका क्या है? इन्होंने प्रतिपादित किया है, अपहरण को लेके सिद्धांत दिया था। तो कौन आते हैं? द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है। तो कौन आ जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। और ये क्या है? सबसे वृद्ध पुरुष माने जाते थे इनके कार्यकाल के समय में। तो दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत जारी किया था। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? देखिए सती प्रथा का जितना विरोध किया जाए उतना ही सही है, क्योंकि सती प्रथा अब तो खत्म हो चुकी है, पर जब चलती थी ना तो उन लोगों से पूछो, अभी तो है नहीं, वो लोग इतने बचे हुए भी नहीं है, पर सती प्रथा क्या है? बहुत बुरी हुआ करती थी। किसी स्त्री का अगर पति जो है ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसको क्या है? उसके पति की जो शव, जो यात्रा निकाली जाती थी, उसी के साथ
में ले जाकर चिता पे उसको क्या है जला दिया जाता था। और जलाने के बाद में इतने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे और इतना घी वगैरह सब डाल के क्या है हवन वगैरह किया जाता था, यानी कि धूप इतना दिया जाता था कि उससे क्या है बहुत सारा धुआं उठे और लोगों को क्या है ना तो उसकी चीखें सुनाई दे, क्योंकि ढोल नगाड़े बहुत बजाए जाते थे तो वो उनकी जो चीखें हैं वो भी सुनाई नहीं दे। अगर वो सारी चीज़ें नॉर्मल वे में करें ना तो बहुत सारे डर डर के मर जाए। तो ये क्या एक प्रथा गलत थी, हमेशा से ही क्या है स्त्री हर चीज़ की परीक्षा देती आई है, तो उनके साथ में बहुत गलत हुआ है। जिनका पति नहीं रहा है उन्हीं के साथ में क्या है उनको चिता पे जला दिया जाता था। तो ये एक साइड का क्या है किसी को मारना या हत्या ही करना है, फिर तो उसके ऊपर 302 की धारा लगनी ही चाहिए। अगर आज ऐसा हो तो आपका क्या मत होगा इस बारे में? अगर ऐसा आज भी हो तो क्या होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब वो चीज़ें तो गलत थी ना। और इन्होंने जो कार्य किया है सती प्रथा को रोकने के लिए वो बहुत ही अच्छा कार्य था। अब आपसे पूछा गया है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हो पाया है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि किस अंग्रेज अधिकारी या किस वायसराय के द्वारा क्या है सती प्रथा के ऊपर रोक लगाने का कार्य किया गया है, अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसने प्रयास किया था, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा क्या है प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और क्या है राजा राम मोहन राय। इन चारों के बारे में तो आप अच्छे से रट लीजिएगा। इन्होंने किस किस की स्थापना करी, संस्थापक किसके बने हैं, कौन से समाज की इन्होंने स्थापना करी है, अभी आपकी एग्जाम में चल रहा है, तो ये सारे कुछ भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपसे पूछा गया है तो मूल शंकर क्या है इसका नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत में धर्म दल आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? देखिए जब देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था ना तो क्या है दो दल में बढ़ चुके थे लोग, एक थे गरम दल वाले, एक थे नरम दल वाले। नरम दल में कौन थे? गांधी जी से संबंधित गांधी जी, इसके अलावा लाला लाजपत राय से संबंधित। तो ये सारे व्यक्ति क्या थे नरम दल के अंदर आते थे कि वो क्या करते थे कि बिना लाठी चलाए, बिना मार खाए, बिना दंगा फसाद किए आज़ादी हमको मिल जाएगी। और गरम दल वाले जो थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे क्या थे? ये थे गरम दल वाले। और ये बोलते थे कि बैठे बिठाए आपको कोई थाली में परोस के क्या है आज़ादी नहीं मिलने वाली, आपको कार्य करना होगा। तो यहाँ पे क्या है दो दल बढ़ चुके हैं। आपसे पूछा गया है दल के आंदोलन, गरम दल के आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि भारत में अशांति के जनक किसे कहा जाता है, अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करके जाइएगा। आपको क्लास कैसी लगी है, आपको समझ में आया है या नहीं, किसी और अन्य मतलब किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उससे संबंधित भी आप लिखिए। आप कमेंट करके नहीं जाते हैं, आप देख के चले जाते हैं, लाइक भी आप करते हैं, ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगी, लाइक भी करते हैं पर लिख के कुछ भी नहीं जाते हैं। इसके अलावा आप शेयर भी नहीं करते हैं, तो आप शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमको क्या है मोटिवेट मिलता है और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि और कुछ अच्छा कंटेंट लेके आ पाए आपके लिए। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो अपने फ्रेंड के साथ में आपका जो भी स्टडी ग्रुप है उनमें ज़रूर वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन होता है 15 अक्टूबर 1905 को। कभी कभी 16 अक्टूबर लिखा हुआ मिलेगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 15 से 16 अक्टूबर की बात करूं तो दोनों ही तारीख आपको याद रखना होगा। चलिए आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक आपसे पूछा गया है तो आ जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा क्या है आनंद मठ को लिखा गया है। और राष्ट्रगीत भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम इन्हीं ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं तो ये लिखते हैं गीतांजलि। क्या लिखते हैं? गीतांजलि, ये लिखते हैं गीतांजलि। इसी के साथ में बंगाल का क्या है राष्ट्रगान भी ये लिखते हैं, भारत का राष्ट्रगान भी यही लिखते हैं। सरोजिनी नायडू की अगर मैं बात करूं तो सरोजिनी नायडू लिखती हैं द बर्ड ऑफ लाइफ, द बर्ड ऑफ लाइफ। और विलेज लाइफ भी इनकी पुस्तक का ही नाम है। अरविंद घोष की अगर मैं बात करूं तो द लाइफ डिवाइन। क्या है? द लाइफ डिवाइन।
तो द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो ये आ जाएगी अरविंद घोष की। नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट का लेखक के आपसे पूछा गया है कि इंडियन अनरेस्ट यानी कि बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं भारतीय लोग, उनके बारे में लिखा गया है। तो वो कौन लिखते हैं? वैलेंटाइन शिरोल जी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? वैलेंटाइन शिरोल लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? एक ही साथ हुई थी। बम्बई, मद्रास यानी कि महानगर के रूप में भी अगर देखें ना, कलकत्ता भी आ रहा है, उसमें चेन्नई, मुंबई सारी चीज़ें आती हैं। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना आपसे पूछी गई है और स्थापना होती है 1861 के अंदर। चलिए ये हो चुके हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट कल जो अब मेरी क्लास आने वाली है उसमें भारत जीके के इंपॉर्टेंट 10 से 12 टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप आप अच्छे से एंजॉय करोगे और क्लासेस भी जरूर देखोगे। इस वाली क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट आपके पास में सर्वप्रथम पहुंचे, इस वजह से तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।